द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड और बहुत सारे टॉपिक्स। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है टेलीग्राम और यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग 17 बीपीएससी मेंस के लिए सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे यूट्यूब लेक्चर्स और रिस्पेक्टिव नोट्स आ रहा है, जिसमें हमने 18 से 31 जनवरी तक पूरा पॉलिटी कंप्लीट किया और अब 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लोग इकॉनमी और ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। इकॉनमी का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आइए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस 2018 इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो लार्जर हो गया है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से। यानी कि अगर हम लोग देखें कि टोटल 100 लोग हैं इंडिया में, मान के चलते हैं, तो वर्किंग जो एज पॉपुलेशन है वो मान के चलिए 51 हो गया और जो डिपेंडेंट है वो 49, इस तरह से। यानी कि वर्किंग एज जो है वो ज़्यादा हो गया। और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है चिल्ड्रन और दूसरा होता है सीनियर सिटीजन और दूसरा होता है चिल्ड्रन। तो ये लास्ट करेगा 37 सालों तक, यानी कि 2018 से लेके 2055 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में रहेगा। यूएनएफपीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका डेफिनेशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 15 से 64 होता है ग्रेटर देन नॉन वर्किंग एज, आई दैट मीन्स 0 से 14 और 65 प्लस। यही डेफिनेशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। इसका मतलब ये है कि कंट्री जो है वो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। सिचुएशन इन इंडिया है 2018 से 2055 तक, यानी कि 37 सालों तक पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में रहेगा, जिसके कारण टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। उसी तरह से यूएन पॉपुलेशन फंड का कहना है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो जो एक्सेसिबल रहेगा 5 डिकेड्स तक, यानी कि 2018 वाला जो डिकेड था वहाँ से 2060 वाला डिकेड तक, यानी कि 5 डिकेड तक ये रहेगा। 2005-6 से लेकर 2055-56 तक, यानी 50 साल का ये डिकेड रहेगा। लार्जर देन एनी अदर कंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन और साइज़ भी इंडिया का लार्ज है। 30% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रन में आता है, यानी कि 0 से 14, और 8% एल्डरली पॉपुलेशन यानी कि डिपेंडेंट। तो टोटल नेट जो हो गया वो 62.5% जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वही पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और ये 62.5 जो है ये और बढ़ करके 65% भी हो जाएगा 2036 तक। आइए अब हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड एट सब नेशनल लेवल, यानी रीजनल इसमें डिस्पैरिटीज़ क्या क्या है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सभी स्टेट्स में एक समान नहीं रहेगा, क्योंकि सभी स्टेट्स का ग्रोथ, डेवलपमेंट, फर्टिलिटी रेट ये सब अलग अलग है। सदर्न स्टेट की हम बात करें तो फर्टिलिटी रेट बहुत कम है ईस्टर्न इंडिया के एज़ कम्पेयर टू, जिसके कारण क्या होगा कि रीजनल वेरिएशंस आ रहा है। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया जो है उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, जिसके कारण इंडिया जो है नॉर्थ और ईस्ट रीजन में वो थोड़ा यंगर है, वहीं साउथ और वेस्ट में थोड़ा मेचर कर रहा है। यूएनएफपीए का स्टडी है कि इंडिया में 3 सेट ऑफ स्टेट्स पाए जाते हैं। पहला सेट है जिसमें साउथ और वेस्ट के स्टेट्स आते हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और वेस्ट बंगाल। इनमें डेमोग्राफिक डिविडेंड या तो बंद हो गया है या बहुत जल्दी 5 से 10 सालों के अंदर बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन और चिल्ड्रन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। सेकेंड सेट वो है जिसमें भी डेमोग्राफिक डिविडेंड ओपन है, जैसे कि कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, असम, उत्तराखंड, हरियाणा। इन स्टेट्स में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। और तीसरा स्टेट ऐसे हैं जिनमें या तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है या अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुआ है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार। तो इनमें डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। इंडिया विल एंजॉय लॉन्गर स्पैन एज इन सम स्टेट्स क्लोज वाइल अदर ओपन। जैसे हमने देखा कि कैटेगरी फर्स्ट में जो स्टेट्स थे जैसे केरला, गुजरात, तो इनमें बंद हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन अभी जैसे यूपी, बिहार है, इनमें भी डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसीलिए इंडिया में बहुत लंबे समय तक
पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा। और ऐसा कि है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंडीशन है, इसीलिए इंडिया में डिफरेंशियल अप्रोच भी लाने की ज़रूरत है कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग नीड हो सकती है। पहले स्टेट्स में एल्डरली ज़्यादा हैं और वहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, इसीलिए वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए वहाँ पे माइग्रेंट फ्रेंडली लॉज बनाने चाहिए। और एज रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। सेकंड स्टेट जिसमें गर्ल्स और वुमेन एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट अभी अच्छा है। और थर्ड स्टेट का जो सेट है, वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, जैसे चाइल्ड मैरिज, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन स्किल्स एसेट्रा। आइए अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेबर फोर्स बढ़ेगा, फिजिकल स्पेस मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, माइग्रेशन बढ़ेगा। अगर हम लोग चाहें तो इसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इस तरह से डायमेंशन देकर भी सब पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे सोशल में हम लोग लिख सकते हैं कि माइग्रेशन होगा, उसी तरह से लेबर फोर्स इंक्रीज़ होगा। इकोनॉमिक में हम लोग लिख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, फिजिकल स्पेस बढ़ेगा। पॉलिटिक्स से हो जाएगा कि माइग्रेशन होगा तो इशू ऑफ माइग्रेशन पॉलिटिक्स में आएगा, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स आएगा, सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन आएगा, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से चैलेंजेस हैं तो कुछ जैसे है स्किल का चैलेंज, फिर हमने ऊपर देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की ज़रूरत है, उसी तरह गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत है। ये सब हम लोगों को के पास चैलेंजेस है जिसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जॉबलेस ग्रोथ को हमें रोकना है, डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को रोकना है, जैसे गिग इकोनॉमी जो है आजकल बढ़ रहा है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स देखते हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 रैंक है इंडिया का। इंडिया का नीड क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए अभी, तो इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपिटल करना चाहिए, स्किलिंग करना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग जॉब, प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, ये सब इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो करने चाहिए। और कुछ जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इनमें रोल मॉडल हैं, जैसे जापान, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, तो हमें इनसे सीख भी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला टॉपिक खत्म हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं 7 निश्चय 2.0। तो 7 निश्चय 2.0 में पहला जो निश्चय है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इसमें कौन कौन से स्कीम्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 7 या 8 मार्क्स में 68 बीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका वही है कि 7 निश्चय में जो इश्यूज़ ये हैं, जो निश्चय हैं 7, वो 7 निश्चय के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो हमें दिखाना रहता है, और उसमें जो कुछ थोड़े चैलेंजेस होते हैं हमें वो दिखाना रहता है इसमें। तो ये 7 निश्चय हम लोग देख लेते हैं और उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है वो देख लेते हैं, और चैलेंजेस क्या क्या हैं वो तो एक जनरलाइज्ड चैलेंजेस सभी को पता है, तो वो आप लोग अपने से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या काम हुआ वो देखते हैं। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, आईआईटी आईआईएम खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, मेगा स्किल सेंटर खोला जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, टूल रूम बनाया जा रहा है एवरी डिवीज़न में, इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम लाया जा रहा है, इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है स्कूल्स में, सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके लिए क्या किया जा रहा है, महिला उद्यमी योजना है, वुमेन एंटरप्रेनरशिप लाया जा रहा है, असिस्टेंस दिया जा रहा है, 25,000 मिलते हैं इंटरमीडिएट पास करने पर और 50,000 मिलते हैं ग्रेजुएशन करने पर, 35% रिजर्वेशन देने वाला बिहार पहला राज्य है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव किया जा रहा है, हर खेत को सिंचाई का पानी, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स लिए जा रहे हैं जो कि इसमें अभी मेंशन नहीं है, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में उसे देखेंगे। चौथा निश्चय है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, अर्लियर स्कीम ऑफ सीवेज रोड ये सब किया जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ कैटल एंड फिशरीज किया जा रहा है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, शेल्टर होम दिया जा रहा है, अर्बन होम स्टे लाया जा रहा है, स्टॉर्म वाटर को ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, सुलभ संपर्क यानी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बढ़ाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। ये था 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 में इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इसे हम लोग याद रखने के लिए बस निश्चय का नाम देख ले रहे हैं। 7 निश्चय 1 में है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर खेत को बिजली हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे पढ़ें।
ये है था 7 निश्चय। आइए अब हम लोग देख लेते हैं एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इंडिया जो है सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है अदर देन एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर में जितना एम्प्लॉयमेंट है उसके बाद सेकंड नंबर पर एमएसएमई आता है। और एमएसएमई की ज़रूरत है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इंडिया को बनना है। डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, लेटर नाउ ऑन बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर। यानी कि इसे डिफाइन करने का एक है क्रिटेरिया, उसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है या फिर एनुअल टर्नओवर कितना हो रहा है। इस बेसिस पे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को डिवाइड किया जाता है। पहले सर्विस सेक्टर में जो एमएसएमई है और मैन्युफैक्चरिंग में है उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन था, लेकिन 1 जुलाई 2020 से यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि न्यू डेफिनेशन जो है 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ। इसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग किसी में भी एमएसएमई है, सबके लिए एक ही डेफिनेशन है, नो सेपरेट डेफिनेशन है। आइए अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसका। माइक्रो का डेफिनेशन है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक होना चाहिए मैक्सिमम, और टर्नओवर जो 1 साल का है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो उसे माइक्रो में गिना जाएगा। माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज हम उसे बोलेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है। मीडियम इंटरप्राइजेज हम उसे बोलेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम है, तो उसे हम लोग मीडियम बोलेंगे। जब 250 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा या ये 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स, ये डिफिनेशन आप एकदम याद कर लीजिएगा, वो 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी इंडस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो उसमें एमएसएमई के बारे में हमें लिखना ही रहता है, तो ये डेफिनेशन याद करना मस्ट एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंस क्या होता है एमएसएमई का, तो सर्वे बाय सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, उनका कहना है कि लास्ट 4 ईयर में, फ्रेंड्स ये डेटा 2023 का है तो आप इसे देख लीजिएगा, लास्ट 4 ईयर में लिखा हुआ है कि एमएसएमई जो है वो नेशन का लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर है। इसमें अदर देन एग्रीकल्चर हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर लार्जेस्ट है, तो एग्रीकल्चर को छोड़ के सेकंड नंबर पर ये सबसे लार्जेस्ट है, और 36 मिलियन यानी कि 3.6 करोड़ जॉब्स इन्होंने दिया है एमएसएमई ने पिछले 5 सालों में 2017-18 से, और 70% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जॉब इसी से आता है। नेक्स्ट 5 सालों में और उम्मीद है कि 10 मिलियन लगभग जॉब और ऐड होंगे, यानी कि 1 करोड़ जॉब लगभग और ऐड होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है एमएसएमई का। तो मैन्युफैक्चरिंग में रूरल एरिया में ज़्यादा है अर्बन से एमएसएमई, वहीं सर्विस सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर के एमएसएमई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। उसके बाद बिहार का हम लोग देख लेते हैं, तो बिहार में लगभग 95% जो इंटरप्राइजेज हैं वो माइक्रो हैं, और स्मॉल और मीडियम बहुत ही कम है, यानी कि हम लोग मान के चलते हैं 2.5 के लगभग, और माइक्रो ही 95% है हमारे स्टेट में 99%। और यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा है कि 99 के लगभग ही आता है एमएसएमई और माइक्रो इंटरप्राइजेज इन बिहार। तो 95 से 99% के लगभग में आता है माइक्रो, और स्मॉल और मीडियम ना के बराबर है, वो 1 या 2% ही हम ईच का मान सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई के लिए क्या किया गया, तो 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला था तो उसमें एमएसएमई के लिए क्या किया गया कि एमएसएमई का डिफिनेशन को चेंज किया गया। जो हमने अभी देखा कि एमएसएमई का डिफिनेशन कैसे चेंज हो गया था, पहले सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, अभी सेम है। उसी तरह से कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक क्रेडिट लाइन दिया गया, फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया गया 10,000 करोड़ का। उसी तरह से ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया गया एमएसएमई को, स्टार्टअप्स प्रमोट किए गए और इंपोर्ट सब्सिट्यूशन किया गया ताकि एमएसएमई को बूस्ट मिल सके। बेनिफिट क्या है एमएसएमई का, तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर, ये हमने डिस्कस कर लिया। करीब करीब 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ पर्सन्स जो इंडिया में है वो एमएसएमई में एम्प्लॉयड हैं। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी माना जाता है कि 50% ऑफ द जीडीपी इसी से आएगा 2025 तक। एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता है वो 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया में, वीकर सेक्शन को, वर्कर्स को, सभी को, क्योंकि इसको सेटअप करने में कम पैसा खर्च होता है, तो ये रूरल एरिया में, और इसमें जो आउटपुट निकलता है वो भी कम होता है, जिसके कारण इसे रूरल एरिया में भी बहुत बार सेटअप किया जाता है, जिसके कारण इससे इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत बढ़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है क्योंकि ये जॉब प्रोवाइड करता है, स्पेशली जो छोटे शहर होते हैं जैसे टियर 2 टियर 3 जो सिटीज़ होते हैं। प्रमोट करता है इनोवेशन को और बडिंग एंटरप्रेनर्स को,
क्योंकि वो लोग ज़्यादा सेटअप करते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा के अनुसार जो वर्ल्ड का 60% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट और 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एमएसएमई से ही आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये सब डिफिनेशंस और ये डेटा को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही लिखने से मार्क्स मिलता है। सिर्फ थ्योरी या फिर ऐसे जनरलाइज टर्म्स लिख देने से मार्क्स नहीं मिलता है। तो रीजंस फॉर ग्रोथ इन एमएसएमई इन इंडिया, एमएसएमई का ग्रोथ क्यों हो रहा है इंडिया में, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर कैटेगराइज करके अगर लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल की गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह के जो गवर्नमेंट स्टेप्स हैं वो। उसी तरह से इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो है। इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, तो इजी जो क्रेडिट लाइन दिया जा रहा है, लो कैपिटल को फंड किया जा रहा है, एग्रो बेस्ड या विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। सोशल में क्या है कि वुमेन, डिसेबल, ये सभी को ये प्रमोट करता है। गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है एमएसएमई। ये सब इसके रीजंस हैं जिसके कारण इंडिया में ये ग्रोथ कर रहा है। फ्रेंड्स हम लोग इससे ये वाले से अच्छा कि हम लोग ये वाला को डेफिनेशन को याद करें, ऊपर वाला, क्योंकि वो ज़्यादा सटीक है एग्जाम में मार्क्स फेच करने के लिए। इश्यूज़ क्या क्या है एमएसएमई में, तो क्रेडिट का इशू तो सब दिन से रहता है इंडिया में। कंपटीशन मिलता है एमएनसी से, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, जो बड़ी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उनसे कंपटीशन मिल जाता है। यूज़ करते हैं पुअर टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इनोवेशन का पैसा नहीं रहता या फिर नो हाउ बहुत कम रहता है। रेड टेपिज्म है लाइसेंस ये सब लेने में। एसेस टू मार्केट बहुत कम रहता है। स्टोरेज हाउस या वेयर हाउस बहुत कम रहता है। टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी बहुत कम रहती है। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है सस्ता सामान बनाने के चक्कर में, जिसके कारण एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं होता है, अडल्ट्रेशन होता है सामान का। उसी तरह से नो सर्टिफिकेशन होता है, अडल्ट्रेशन होने के कारण, क्वालिटी कमज़ोर होने के कारण सर्टिफिकेशन नहीं होता है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। ये सब इश्यूज़ हैं एमएसएमई के साथ। और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो उद्योग मित्र पोर्टल ये सिडबी के द्वारा लाया गया है। एमएसएमई संबंध ये लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एमएसएमई समाधान, स्फूर्ति, एस्पायर, ये सारे स्कीम्स चल रहे हैं एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। और कुछ कमेटी भी बनाई गई है, जैसे कि यूके सिन्हा कमेटी आरबीआई के द्वारा एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है बॉटम टू अप प्लानिंग, यानी कि बॉटम टू अप, यानी मेन प्लान जो है वो नीचे बनेगा, वो फिर ऊपर भेजा जाएगा और ऊपर से ऑर्डर दिया जाएगा कि इसे इम्प्लीमेंट कर दो। ये गांधीयन आइडियोलॉजी या सर्वोदय के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए गए थे। उसी तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान में डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल बनाई गई, विलेज प्लान्स बनाए गए। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायती इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने के लिए। 1985 में जीवी के राव कमेटी बनाई गई। और ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जैसे कि ये हम लोग देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत में सारा काम होता है, वो फिर ब्लॉक में भेजा जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट्स को भेजेगा और स्टेट फिर सेंटर को भेजेगा। इसी तरह यहाँ अर्बन का है, यहाँ विलेज का है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से प्लानिंग करने की बात कही जाती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में। इसका मेरिट क्या क्या होगा, तो स्पेसिफिक नीड ऑफ द पीपल विल बी मेट। उसी तरह से एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का, वेस्टेज कम होगा, गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड घटेगा, ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी आएगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एलीट क्लास का रोल कम होगा, करप्शन घटेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन होगा। वीकर सेक्शन ऑल्सो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने व्यू पॉइंट को अच्छे से दे पाएंगे। यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा तो लोकल लेवल पे सारा काम होगा। पीपल का कैपेसिटी बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि सारा कुछ लोकल लेवल पे होने से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी, रोल उनका भी रहेगा सारे कामों में, तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। मैचिंग द नीड्स ऑफ पीपल होगा, ब्रिज करेगा गैप का बिटवीन ब्यूरोक्रेसी और पीपल का, क्योंकि ये काम लोकल होगा तो लोकल लेवल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा उसमें एफर्ट दिखाएंगे। रीजनल इम्बैलेंस को कम किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, डेवलपमेंट जो होगा वो पीपल सेंट्रिक होगा, ग्रेटर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। मगर इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं या सक्सेस कैसे होगा, तो विलिंगनेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स या ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कोई लॉ नहीं लाते कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता, तब तक ये स्टार्ट नहीं हो सकता। कल्चर लाना होगा कंडक्टिव, जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो होता है
वो सब दूर करना पड़ेगा। प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ पॉलिसी करनी पड़ेगी, सिर्फ पेपर पे काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि फाइनेंस भी उन्हें देने पड़ेंगे। फंक्शनल क्लैरिटी देनी होगी ताकि सिर्फ जो है काम पिलर टू पोस्ट ना हो, डायरेक्ट काम हो सके लोकल लेवल पे। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा और सभी सेक्टर्स को इंटीग्रेट करना होगा। इसका एडवांटेज क्या होगा, तो ओनरशिप बढ़ेगा स्टेक होल्डर्स का, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लोकल लेवल पे होगा। जैसे लोकल में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्कीम बनाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस स्कीम का इक्वल बेनिफिट केरला में भी मिले और नागालैंड में भी मिले, कश्मीर में भी मिले, क्योंकि सबका अलग अलग ज्योग्राफी, क्लाइमेट, कल्चर, इकोनॉमी सब कुछ अलग है, जिस कारण से अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता या फिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। वहीं अगर लोकल लेवल पे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनेगी और इम्प्लीमेंट होगी तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसमें प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सॉल्व होंगे। कॉस्ट भी घटेगा क्योंकि ऊपर से देखने पे कुछ और लगता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम होता है तो कुछ और होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एफिशिएंसी आएगी, अचीव करेगा टारगेटेड इनकम आउटकम को। उसी तरह से इससे गोल क्या होगा, तो वेलफेयर बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। नीड क्या क्या है, तो इसके लिए लिंकेज करना होगा तीनों लेयर में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसी तरह से लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत को, ब्लॉक को और डिस्ट्रिक्ट को, इस तरह से हमें लिंक करना होगा। इन्फॉर्मेशन फ्लो को बढ़ाना होगा, फंड फंक्शन और फंक्शनरी की शेयरिंग करनी पड़ेगी। इससे फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अच्छे से होगा। वाटर रिसोर्सेज ऑफ बिहार, ये हम लोग देखते हैं कि वाटर रिसोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, तो एक ये डेटा है, आप लोग इसे ज़रूरी नहीं कि याद रखें। ये डेटा है कि कैसे डिस्पैरिटी होती है रेनफॉल में, या जिसे हम लोग मॉनसूनल गैप कहते हैं, कि 40% ऑफ द डेफिसिट इन जून टू सितंबर, यानी जून से सितंबर के बीच में बिहार में 40% डेफिसिट रेनफॉल हुआ। वहीं 20 से 40% सरप्लस हुआ अक्टूबर में। ये था आईएमडी का रिपोर्ट 2022 का। 2022 का डेटा है कि 2022 में 40% डेफिसिट हुआ था जून से सितंबर में और 20 से 40% सरप्लस हो गया था अक्टूबर में, जिसके कारण बाढ़ आ गया। तो ये ड्रॉट और फ्लड इस तरह से आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर स्टेट। तो उसमें पहला है, दो कैटेगराइज में हम लोग करते हैं इसमें, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में आ जाता है रिवर, रिजर्वियर या पॉन्ड्स, और अंडरग्राउंड वाटर में आ जाता है वेल, वाटरफॉल या ट्यूब वेल्स। अब हम लोग देखते हैं कनाल्स क्या होता है। तो लगभग 40% जो इरीगेटेड लैंड है इंडिया का, वो कनाल सिस्टम से इरीगेट होता है। नॉर्थ बिहार में कनाल्स जो है वो ज़्यादा है और पेरिनियल है, यानी कि सालों भर उसमें पानी रहता है। वहीं साउथ बिहार का जो कनाल्स है, यानी कि नहर, वो सीजनल नेचर का है और रेनफेड है, यानी कि जब बरसात रहती है तभी नहरों में पानी रहता है। इसलिए साउथ बिहार में डैम ज़्यादा बनाए जाते हैं। कनाल बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले हमारे स्टेट में कौन कौन से नहर बनाए गए। तो सबसे पहला नहर जो हमारे स्टेट में बना वो है सोन नहर। सोन नदी पे जो नहर बना वो फर्स्ट मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार था। 1874 में सोन नदी पे नहर बना, जिसमें से दो नहर निकले, ईस्ट और वेस्ट कैनाल, जिससे कि करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में कृषि हुई और ड्रॉथ प्रोन एरिया ठीक हो गया। वो जगह थे भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना। इन रीजन्स में सोन कनाल से इरिगेशन होता है। उसी तरह से आज़ादी से पहले सारण कनाल बना, यानी कि छपरा वाला, 1880 में गोपालगंज सब डिवीज़न में बना। उसी तरह से त्रिवेणी कनाल बना पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर 1903 में। ये थे कुछ 3 कनाल जो आज़ादी से पहले बनाए। अब आइए हम लोग देखते हैं आज़ादी के बाद कौन कौन से नहर बनाए गए। तो उसमें था कोसी नहर, जिसमें से 2 नहर निकलते हैं, ईस्ट कोसी और वेस्ट कोसी। टोटल 44 किलोमीटर का दूरी तय करता है ईस्ट कोसी कनाल, और वेस्ट कोसी कनाल जो है वो 115 किलोमीटर का। और ईस्ट कोसी कनाल जो है वो पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा में है, और वेस्ट कोसी कनाल जो है वो दरभंगा के क्षेत्र में आता है। दूसरा है गंडक कनाल, जो गंडक नदी पे है, और उसमें तिरहुट और सारण में 2 कनाल निकलते हैं। ये कुछ है। और साउथ बिहार में अहर और पाइन से सिंचाई की जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो बिहार में कुल 24 रिवर रिजर्वियर्स, यानी कि डैम है एग्रीकल्चर के लिए। ये इंडियन सेंट्रल वाटर कमीशन का रिपोर्ट है, CWC। आप इसके वेबसाइट में देख सकते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसमें से ये डेटा लिया हुआ है कि 24 रिजर्वियर यानी डैम्स हैं बिहार में एग्रीकल्चर के लिए। तो कुछ रिजर्वियर्स हम लोग देखते हैं, जैसे सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, सोन नदी घाटी परियोजना, जो 1874 की है, सबसे पुरानी। इसमें से 2 कनाल निकलते हैं, ये हमने देख लिया
कौन कौन से क्षेत्र में इरिगेशन होता है वो भी हमने देख लिया। पर हेक्टेयर यील्ड जो है साउथ वेस्ट रीजन में होता है, ज़्यादा होने लगा। राइस कल्टीवेशन होता है इधर के क्षेत्रों में, जैसे रोहतास, इसीलिए रोहतास को राइस बाउल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है डिहरी में, उसी तरह से बारून में, उसी तरह से गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो उससे बिहार और यूपी में कृषि होती है और बिजली उत्पादन होता है। वाल्मीकि नगर में होता है सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू नेपाल, इसमें से भी 2 कनाल निकलते हैं। उसी तरह से कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट है बिहार में, जो भारत सरकार, बिहार और नेपाल का जॉइंट वेंचर है। इससे क्या होता है, रिवर शिफ्ट जो हो रहा है कोसी का, उसे चेक करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से दुर्गावती रिवर वैली प्रोजेक्ट है कैमूर रोहतास में। ऊपर अपर कई क्यूल या ऊपर क्यूल है मुंगेर लखीसराय में, बागमती नदी पर है, बारनार नदी पे है जमुई में। इसी तरह से अब हम लोग रिजर्वियर्स यानी कि डैम्स हमने देख लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट देख लिया, कनाल्स देख लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन बिहार, यानी कि टोटल इंडिया में जो है वो 30 नदियों को जोड़ना है इंडिया में, जिसमें से 16 नदी जो है वो साउथ इंडिया में जोड़ने हैं और 14 नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उन्हें जोड़ना है। तो उन 14 जो हिमालय के से निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें से 6 इंटरलिंकिंग जो है वो बिहार से रिलेटेड है। उसमें से 6 कौन कौन से हैं, तो कोसी मेची लिंक कनाल जो है, उसी तरह से कोसी घाघरा, चूनर सोन डैम, और गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाला जो लिंक है वो, उसी तरह से गंडक गंगा लिंक। ये कुल 6 लिंक कनाल्स हैं जो बिहार से पास करेंगे या उसका इम्पैक्ट बिहार पे पड़ेगा। और ये मल्टीपर्पस हाई डैम्स बनाए जाएंगे कोसी नदी पे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडक्शन हो और इरिगेशन भी हो। लिंक कनाल्स जो बन रहे हैं 6 बिहार को अफेक्ट करने वाले, वो पहला है कोसी मेची लिंक कनाल, जो 112 किलोमीटर लंबा होगा, तराई होगा नेपाल का, उसमें बनाया जाएगा। उसी तरह से कोसी घाघरा लिंक कनाल, ये 428 किलोमीटर लंबा होगा और नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाएगा। सोन डैम या सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा लिंक कनाल, ये बदुआ रिवर पे बनाया जाएगा और इसमें 2 हाइडल प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। सकरी नदी के आसपास ये बनेगा। इससे कौन कौन से रीजन में सिंचाई होगी तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, नवादा एसेट्रा। उसी तरह से चूनर सोन बैराज जो बन रहा है तो वो गंगा नदी पे बन रहा है, चूनर नाम के जगह पे, और सोन जो है वो रोहतास पे। इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट से, यानी कि अगर कोई नीचे वाला क्षेत्र है और उसे ऊपर में पानी पहुंचाना है, इस वाले क्षेत्र में नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पे पानी पहुंचाना है, तो ये पंप के थ्रू पहुंचाया जाता है, इसे बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन या लिफ्ट सिस्टम। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र गंगा को जो कनेक्ट किया जाएगा वो भी बिहार से क्रॉस करेगा, और गंडक गंगा लिंक जो है वो भी बिहार से क्रॉस करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक कनाल्स या रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ये सारे हमने देख लिया बिहार का। अब आइए हम लोग देखते हैं रबर डैम। तो ये हमारे स्टेट में बनाया गया पहला, तो ये सितंबर 2022 में बना, हमारे सीएम जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। बिहार का पहला और इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम रहेगा गया जी डैम। ये फाल्गु नदी पे बनाया गया गया में, और इसमें रबर का यूज़ किया गया कंक्रीट की जगह पे, इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। 3 मीटर हाइट है और 411 मीटर लंबा है। डैम एक बलून की तरह होगा जो कि पानी भरने से एक्सपेंड कर जाएगा और पानी खत्म होने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे रबर डैम का। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। ये फ्रेंड्स बहुत ईजी है इसे डील करना, तो हम लोग इसको मेन पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या एग्रेरियन इकोनॉमी है, जिसके कारण सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे बहुत कम ग्रो कर पाया है, इस कारण से भी बैकवर्डनेस है। फ्लड और ड्रॉट फ्रीक्वेंट आता है, 65% ऑफ द एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन है इंडिया बिहार का, और 28 जिले हैं बिहार के वो जो कि फ्लड प्रोन है। लैक ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जब सेपरेशन हुआ झारखंड का तो जितने मैक्सिमम मेजर इंडस्ट्रीज़ थे वो झारखंड में चले गए, जिस कारण से बिहार जो है वो एग्रेरियन रह गया। इसी चलते यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ना होने के कारण एफडीआई भी नहीं आता और मार्केट भी कम है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1993 तक थी, जिसके कारण हमारे स्टेट में इंडस्ट्रीज़ ना लग के दूसरे स्टेट्स में लगाए जाते थे। स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है हमारे स्टेट में। लैंड एक्विजिशन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर में हमेशा देखते हैं कि ज़मीन विवाद या भूमि विवाद हमेशा होते रहता है।
तो लैंड एक्विजिशन का पॉलिसी बहुत स्लो है यहाँ पे। लैक ऑफ अर्बनाइजेशन जो हम लोग देखते हैं 11.3% ही अर्बनाइजेशन है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग जानते हैं, ये हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ लिया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में 32-40 जो एमपी हैं लोकसभा के, उसमें से 32 जो एमपी हैं उन पे क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है और 28 एमपीज़ हैं उन पे हीनस क्राइम्स यानी कि जो जो हाई लेवल के क्राइम्स होते हैं वो चल रहे हैं, उनके केस चल रहे हैं। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 160 से ज़्यादा एमएलए पर क्राइम का केस चल रहा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट का, यानी कि टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग जानते हैं 1106 है। लिटरेसी रेट बहुत कम है, फीमेल का लगभग 50% है। ये पुराना डेटा है सेंसस वाला, में भी अभी अपडेट होगा तो ये नया आएगा। पीपल्स एक्टिविज़म बहुत कम है और यहाँ पे ज़्यादा इग्नोरेंस है और माइग्रेशन होता है यहाँ पे एज अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, स्किल की कमी है थोड़ी। करप्शन हाई है बहुत ज़्यादा, रोज़ पेपर में हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को यहाँ पे प्राइम माना जाता है, इस कारण से सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जिसके कारण एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आइडिया जो होता है इनोवेटिव आइडिया वो कम हो पाता है। लैंड लॉक स्टेट है जिसके कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और पोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, कास्ट सेंसस हम लोग देख ही रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जो सीएम हैं वो पार्टी किसी की भी रहे, सीएम हमारे चाचा जी ही रहेंगे, नीतीश कुमार। अब आइए हम लोग लास्ट टॉपिक आज का हमारा देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो इंडिया में करीब 22 मेगा फूड पार्क्स हैं, उसमें से बिहार में भी एक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इससे भी 67th बीपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। आइए हम लोग देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है प्रोसेस अंडर विच रॉ प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री, फिशरीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू a process to produce a product having more commercial value। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, उसे ही हम लोग फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो दो तरह का इंपॉर्टेंस है इसका, डायरेक्ट इंपॉर्टेंस, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस। इससे एग्रीकल्चर में भी हेल्प मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इससे फार्मर्स का इनकम को बढ़ाया जा सकता है, डबलिंग फार्मर्स इनकम जो अशोक दलवाई कमेटी का रिपोर्ट था। उसी तरह से माल न्यूट्रिशन कम होगा, इससे फूड का वेस्टेज कम होगा क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 40% जो है फूड प्रोडक्शन के बाद लॉस हो जाता है क्योंकि उसे स्टोरेज करने की जगह नहीं होती। ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा क्योंकि इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जैसे बासमती राइस। माइग्रेशन कम होगा क्योंकि लोग जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे। फूड इन्फ्लेशन कम होगा, कोल्ड स्टोरेज अगर बनेगा तो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा क्योंकि उसका प्रोसेसिंग होने लगेगा। क्वालिटी और टेस्ट बढ़ेगा क्योंकि वैरायटीज़ आने लगेंगे और कस्टमर्स का चॉइस बढ़ जाएगा। स्टेटस क्या है? तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर चाइना, लेकिन सिर्फ 2% ही प्रोसेस होता है, बाकी 98% अनप्रोसेस्ड रह जाता है। इंडिया जो है डेयरी के मामले में लार्जेस्ट है, 50% ऑफ वर्ल्ड बफेलोज इंडिया में ही पाए जाते हैं। 1% ही लेकिन सिर्फ मीट जो है वो प्रोसेस हो पाता है। मोस्ट प्रोसेसिंग आर ओनली प्राइमरी प्रोसेसिंग। प्रेजेंट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो मेजॉरिटी है रॉ मटेरियल में। टाइप्स ऑफ एफपीआई इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग कितने टाइप्स का होता है? तो सीरियल्स का या पल्सेस का हो सकता है, फ्रूट और वेजिटेबल का हो सकता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का हो सकता है, बीवरेजेस का हो सकता है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट का हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का हो सकता है, एडिबल ऑयल्स का हो सकता है। इशू क्या है? तो इशू को हम लोग 2-3 तरह से समझते हैं, जैसे फार्मर्स का क्या इशू है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या इशू है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या इशू है और कंज्यूमर्स के साथ क्या क्या इशू है। तो फार्मर्स के साथ इशू है कि यील्ड अच्छा नहीं होता है, रिसोर्स नहीं उतने पास, नो हाउ नहीं है, फंड नहीं है, लैंड उतना बड़ा नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है, वेल्थ नहीं है उतना, वेदर खराब रहता है, लैंड साइज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये सब फार्मर के साथ इशू है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या इशू है कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज है नहीं, इसलिए जल्दी ख़राब हो जाता है, क्वालिटी और ब्रांडिंग का प्रॉब्लम रहता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास क्या है कि फाइनेंस उतना नहीं रहता है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगता है कुछ अगर बाहर से मंगाना हो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है, एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाते अच्छे से, और डोमेस्टिक मार्केट बहुत कम है इंडिया में। कंज्यूमर के साथ क्या होता है कि पैसा ज़्यादा लगता है, अगर प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, वैरायटी तो मिलता है पर पैसा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद इंडिया में कल्चर भी है ताज़ा खाना खाने का, बासी हम लोग कम
यूज़ करते हैं, जिस कारण से प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसे बासी कैटेगराइज करके उसे इस्तेमाल कम किया जाता है। और इसके और क्या क्या रीज़न है स्लो ग्रोथ का, कि पॉपुलेशन जो है उसके पास इनकम की कमी है, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मार्केटिंग ज़्यादा होता है, ये फ्रेश फूड का जो कल्चर है वो भी है इंडिया में, रीजनल वेरिएशन है फूड हैबिट्स में, पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, एमएसएमई ही सिर्फ इस में काम में लगे हैं, लार्ज स्केल पे कुछ काम होता नहीं इंडिया में, सिर्फ 22 ही मेगा फूड पार्क है इंडिया में और बाकी सारा एमएसएमई के भरोसे चल रहा है। सुपरमार्केट से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है इंडिया में, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो एमएनसीज जो होते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है ये हमने ऊपर ही देख लिया। गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या लिया है, तो कृषि संपदा योजना, 100% एफडीआई, अपेडा जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लाया गया, नाबार्ड जो है लोन प्रोवाइड कर रही है। फूड प्रोसेसिंग हमारे स्टेट में देखते हैं तो प्रिंसटीन मेगा फूड पार्क जो है वो खगड़िया में खोला गया है, बिहार का पहला, और बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा ने इससे रिलेटेड काम कर रही है। टोटल 399 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं बिहार में 2015-16 में। और कैटेगरीज हम लोग देखते हैं, टी, डेयरी, शुगर केन, हैंडलूम, सिल्क, लेदर और ऑयल रिफाइनरी ज़्यादा है बिहार में। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स जो 1 था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैंड रिटन नोट्स 2 देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये इकोनॉमी का जो क्लासेस चल रहा है इसमें हम लोग हैंड रिटन नोट्स 1 आज कंप्लीट कर लिए, नोट्स 2 होगा, उसके बाद प्रिंटेड नोट्स एक आएगा, और फाइनली अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग रमेश सिंह इकोनॉमी की जो बुक आती है यूपीएससी के लिए उसकी समरी भी 25-30 पेज में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे और ये सारा कुछ हम लोग 15 फरवरी तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।